नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुलरिया सर की बुक प्राचीन भारतीय वस्तुनिष्ठ में हमारा 13वां चैप्टर चल रहा था, जिसकी 2 क्लास हमने पहले कर लिया। हमने पहली क्लास में चालुक्य वंश और पल्लव वंश के बारे में पढ़ा। कल की क्लास में हमने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। राष्ट्रकूट वंश के साथ ही कुछ छोटे छोटे और वंश दे रखे हैं, जैसे सेउण देश व देवगिरी के सेउण देश और देवगिरी के यादव, काकतीय वंश, होयसल वंश के बारे में। तो इन सभी वंशों के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे और इसके साथ ही ये 13वां चैप्टर जो दक्कन और दक्षिण भारत के जो राजवंश है, इसको समाप्त करेंगे। इसके पश्चात 3 चैप्टर और रहेंगे, जिसमें विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार, राजपूत युग और पूर्व मध्यकालीन भारत, जिसकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था। तो आज इस 13वें चैप्टर को समाप्त करते हैं इसको शुरू राष्ट्रकूट वंश से। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रकूटाज एंड द देयर टाइम्स। राष्ट्रकूटाज एंड द देयर टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है अनंत सदाशिव अल्तेकर। द नंबर ऑप्शन। इनके अनुसार राष्ट्रकूट मूलतः लातूर, महाराष्ट्र, यानी तो जिसका पुराना नाम लटलूर है, के निवासी थे। यह स्थान पहले कर्नाटक में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रकूट शासकों का सही कालक्रम क्या है? निम्नलिखित में से राष्ट्रकूट शासकों का सही कालक्रम दंतिदुर्ग जो संस्थापक थे, उसके पश्चात कृष्ण प्रथम, फिर गोविंद सेकंड और ध्रुव या धारावर्ष जो इसमें चौथे नंबर पर है। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंतिदुर्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दंतिदुर्ग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि स्वतंत्र शासक बनने से पूर्व वह चालुक्य शासक विक्रमादित्य सेकंड का सामंत था। स्वतंत्र शासक बनने से पूर्व वह चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय का सेकंड का सामंत था। उसने मालवा के प्रतिहारों पर आक्रमण कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया। उसने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा सेकंड को परास्त किया। तो ये तीनों कथन ही इसके सही है। द नंबर ऑप्शन है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ कर अपनी कीर्ति चारों दिशा में फैलाई थी। तो उसने अश्वमेघ यज्ञ नहीं किया, बल्कि उसने हिरण्यगर्भ दान और तुला पुरुष दान यज्ञ किया था। द नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रकूट शासक के बारे में कहा जाता है किस राष्ट्रकूट शासक के बारे में कहा जाता है कि उसने मान्यखेत को ऐसा बनाया कि इंद्रपुरी भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। अमोघ वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजवर्तिक ग्रंथ को लिखने वाले प्रसिद्ध जैन आचार्य एकलंक भट्ट किस राष्ट्रकूट शासक के संरक्षण में थे? राजवर्तिक ग्रंथ को लिखने वाले प्रसिद्ध जैन आचार्य एकलंक भट्ट किस राष्ट्रकूट शासक के संरक्षण में थे? कृष्ण प्रथम के संरक्षण में। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार के अनुसार अशोक के अभिलेखों में उल्लिखित रथिकों से राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति मानी जाती है? किस इतिहासकार के अनुसार अशोक के अभिलेखों में उल्लिखित रथिकों से राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति मानी जाती है? अनंत सदाशिव अल्तेकर। द नंबर ऑप्शन। एम सी नंदीमत का भी यही विचार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्र तृतीय के नौसारी अभिलेख में किस शासक को रटकुल लक्ष्मी का उद्धारक घोषित किया गया? किस इंद्र तृतीय के नौसारी अभिलेख में कौन से शासक को रटकुल लक्ष्मी का उद्धारक घोषित किया गया? अमोघ वर्ष को। इस कथन की पुष्टि कृष्ण तृतीय तृतीय के देवलीय तथा करहर अभिलेखों से भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। तो यह सही है। एक स्वतंत्र शासक के रूप में उसने अरब आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था। तो अरब आक्रमण का उसने सामना किया था। यह स्वतंत्र शासक के रूप में नहीं, बल्कि विक्रमादित्य की ओर से पुलकेशिन चालुक्य सामंत के साथ मिलकर किया था। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है, एक है जो सही है। उसने चालुक्य शासक विक्रमादित्य सेकंड की ओर से पुलकेशिन जो चालुक्य सामंत था के साथ मिलकर अरब आक्रमणकारी जुनैद को नवसारी के युद्ध में हराया था। इस विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य द्वितीय ने दंतिदुर्ग को पृथ्वी वल्लभ व खंड बालोक की उपाधि प्रदान की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला कि उसने मान्यखेत नामक नया नगर बसाकर उससे अपनी राजधानी बनाया, तो यह सत्य है। उसने तेलुगु में कविराज मार्ग नामक ग्रंथ लिखा, तो मार्ग जो ग्रंथ है यह तेलुगु का नहीं बल्कि कन्नड़ भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। बे नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि उसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ भी लिखा, उसने 64 वर्षों तक शासन किया, तो ये दोनों कथन भी सही है। तो बे नंबर ऑप्शन गलत होगा। कन्नड़ भाषा का प्रथम काव्य ग्रंथ कविराज मार्ग यह दंडी के काव्य दर्श पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि राष्ट्रकूट शासकों ने तमिल भाषा व साहित्य को संरक्षण दिया। राष्ट्रकूट अभिलेखों की भाषा संस्कृत थी, तो राष्ट्रकूट अभिलेखों की भाषा संस्कृत थी, यह बात सही है। राष्ट्रकूट अभिलेखों की भाषा संस्कृत थी, यह बात तो सही है, लेकिन राष्ट्रकूटों ने तमिल भाषा व साहित्य को संरक्षण दिया। तमिल भाषा को संरक्षण तो दिया था, लेकिन लेख जो है यह संस्कृत में लिखे हैं, इसलिए एक नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा और कथन दो सही है। बे नंबर कथन दो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने पाल शासक धर्मपाल और कन्नौज के शासक चक्रायुद्ध को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था, तो यह सही है। दूसरा कि बुंदेलखंड के निकट लड़े गए युद्ध में नागभट्ट को परास्त किया था। बुंदेलखंड के निकट लड़े गए युद्ध में नागभट्ट को परास्त किया था। दोनों ही कथन इसके सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित किस मंदिर का निर्माण पूर्ण होने पर इसके वास्तुकार ने कहा कि हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया? कृष्ण प्रथम के द्वारा निर्मित कौन से मंदिर के निर्माण पूर्ण होने पर वास्तुकार ने कहा था कि हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया? तो एलोरा का कैलाश मंदिर, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह राष्ट्रकूट शासक जो जैन मतानुयायी था, लेकिन सज्जन ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार अकाल के समय उसने अपनी एक अंगुली काटकर महालक्ष्मी को भेंट कर दी। वह राष्ट्रकूट शासक जो जैन मतानुयायी था, लेकिन सज्जन ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार अकाल के समय उसने अपनी अंगुली काटकर महालक्ष्मी को भेंट की, यह था अमोघ वर्ष। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण तृतीय का जैन शिक्षक कौन था? कृष्ण द्वितीय का जैन शिक्षक कौन था? गुणभद्र। अमोघवर्ष ने जैन आचार्य जिनसेन को अपना गुरु तथा गुणभद्र को अपने बेटे कृष्ण सेकंड का शिक्षक नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? पहला कि राष्ट्रकूट राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था। राष्ट्रकूट राज्यों की आय का प्रमुख स्रोत जो भूमिकर था, भूमिकर उपज का 1/4 था, तो ये दोनों ही कथन सही है। तीसरा कथन है कि भूमिकर को उद्रंग या ऊपरी कर कहते थे। भूमिकर को जो उद्रंग या ऊपरी कर कहते थे, यह भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही, 1 2 3। भूमिकर प्राय अनाज के रूप में ही लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि पुराण की रचना करने वाले जैन संत जिनसेन किसके दरबार में थे? आदि पुराण की रचना करने वाले जैन संत जिनसेन है, ये किसके दरबार में थे? तो ये थे अमोघवर्ष के दरबार में। महापुराण का पूर्वार्ध भाग आदि पुराण जिनसेन द्वारा और उत्तरार्ध भाग उत्तर पुराण उनके शिष्य गुणभद्र द्वारा लिखा गया। जिनसेन की अन्य रचनाएं हरिवंश और पार्श्वाभ्युदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राष्ट्रकूटकालीन रचनाओं और उनके रचयिताओं को सुमेलित कीजिए। राष्ट्रकूटकालीन रचनाएं और उनके रचयिता। सबसे पहली रचना है शांति पुराण। शांति पुराण के रचनाकार है कौन? दूसरे नंबर पर है गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह जो महावीराचार्य की रचना है। तीसरे नंबर पर है अमोघ वर्ती जो शाक्टायन की रचना है। और चौथे नंबर पर है ज्वाला मालिनी कल्प जो पुष्पदंत की रचना है। तो डी, ए, बी और सी। डी, ए, बी और सी, दो नंबर ऑप्शन। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहे जाने वाले पौन और रन राष्ट्रकूट काल के थे। शांति पुराण के रचयिता पौन और ज्वाला मालिनी कल्प के रचयिता पुष्पदंत। इन्होंने अपभ्रंश में महापुराण भी लिखा को कृष्ण तृतीय ने आश्रय दिया था, जबकि जोनाचार्य, महावीराचार्य और शाक्टायन अमोघ वर्ष के दरबार में थे। महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह में अमोघ वर्ष को जैन स्यादवाद के सिद्धांत का
अनुयायी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रकूट शासक को अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी? किस राष्ट्रकूट शासक ने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की? कृष्ण थर्ड ने। वल्लभ नरेंद्र पृथ्वी वल्लभ की भी उपाधि थी। कांची और तंजौर जीतने के बाद उसने कांचीयुम तंजेम कोंड की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक के समय एक जन विद्रोह हुआ था? किस राष्ट्रकूट शासक के समय एक जन विद्रोह हुआ था? तो यह हुआ था गोविंद फोर्थ के समय। गोविंद फोर्थ के समय जन विद्रोह हुआ। कर्क सेकंड अंतिम राष्ट्रकूट शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब शासकों ने राष्ट्रकूट शासकों को क्या कहा? अरब शासकों ने राष्ट्रकूट शासकों को क्या कहा था? वल्हर। मसूदी ने लिखा है कि सिंध तथा हिंद में ऐसा कोई शासक नहीं था जो राजा बल्हर के समान अपने देश में मुसलमानों मुसलमानों की इज्जत करता था। राष्ट्रकूटों ने न केवल अरब व्यापारियों को व्यापार करने दिया, बल्कि वहां बसने, इस्लाम के प्रचार और मस्जिद मस्जिद बनाने की भी स्वतंत्रता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राष्ट्रकूट शासकों का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित राष्ट्रकूट शासकों का सही क्रम, सबसे पहले नंबर पर दंतिवर्मन जो स्वतंत्र राष्ट्रकूट प्रथम स्वतंत्र राष्ट्रकूट शासक था। दूसरे नंबर पर कृष्ण प्रथम, फिर गोविंद तृतीय और चौथे नंबर पर होंगे इंद्र चतुर्थ। 2, 3, 1 और 4 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने कोई सिक्के जारी नहीं किए? निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने कोई सिक्के जारी नहीं किए थे? तो चोलों ने, पल्लवों ने और चालुक्यों ने अलग अलग धातुओं के सिक्के जारी किए थे, लेकिन राष्ट्रकूटों ने कोई भी सिक्के जारी नहीं किए। वाकाटकों व राष्ट्रकूटों के सिक्के नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रकूट शासक नहीं था? इनमें से कौन सा जो राष्ट्रकूट शासक नहीं था? तो कृष्ण तृतीय, नृपतुंग और ध्रुव धारावर्ष, ये तीनों राष्ट्रकूट शासक थे। जबकि वासुदेव वासुदेव जो चौहान वंश का संस्थापक था, राष्ट्रकूट शासक नहीं था। वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक। नृपतुंग अमोघ वर्ष की उपाधि थी। अकाल वर्ष या कृष्ण तृतीय की उपाधि थी। और शुभतुंग या जो कृष्ण प्रथम की उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दंती दुर्ग ने। बे नंबर ऑप्शन। दंती दुर्ग द्वारा एलोरा में निर्मित दशावतार मंदिर में विष्णु के 10 अवतार प्रदर्शित है। जबकि गुप्त काल में बने देवगढ़ के दशावतार मंदिर में विष्णु के 10 अवतार नहीं दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राष्ट्रकूट शासकों का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित राष्ट्रकूट शासकों का सही क्रम, जिसमें सबसे पहले दंतिदुर्ग, फिर कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष और कर्क सेकंड जो अंतिम शासक था। दंतिदुर्ग जो प्रथम स्वतंत्र शासक था। बे नंबर ऑप्शन। प्रारंभिक राष्ट्रकूट शासक 650 ईस्वी के लगभग दंती वर्मन ने शासन संभाला। इसके पश्चात इंद्रवर्मन, गोविंद प्रथम, कार्क प्रथम, इंद्र द्वितीय शासक हुए। मान्यखेत के राष्ट्रकूटों का वास्तविक संस्थापक दंतीदुर्ग था, जो कि इंद्र सेकंड व चालुक्य राजकुमारी भवनागा की संतान था। इसकी प्रारंभिक राजधानी मयूरखिंडी थी। अमोघ वर्ष ने मान्यखेत की स्थापना कर इसे राजधानी बनाया था। राष्ट्रकूट शासकों का क्रम 753 से 973 ईस्वी तक। सबसे पहले दंतीदुर्ग 753 से 56, फिर कृष्ण फर्स्ट 756 से 72, गोविंद सेकंड, ध्रुव धारावर्ष, गोविंद थर्ड, अमोघ वर्ष 814 से 80, कृष्ण सेकंड, इंद्र थर्ड, अमोघ वर्ष सेकंड, गोविंद फोर्थ, अमोघ वर्ष थर्ड, कृष्ण थर्ड, खोटिग और कर्क सेकंड 972 73 ईस्वी। कृष्ण थर्ड के पुत्र कृष्ण फोर्थ व गंग नरेश मारसिंह ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की रक्षा का प्रयास किया, किंतु असफल रहे। ये दोनों जैन मुनि हो गए और सलेखना के माध्यम से शरीर त्याग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कौन से शासक के काल में हुआ था? कृष्ण फर्स्ट के काल में। बे नंबर ऑप्शन। भगवान शिव का यह मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जिसका नया नाम छत्रपति संभाजी नगर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है। यह एक
चट्टान को काटकर निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने मान्यखेत मलखेड़ की स्थापना कर राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाई थी? किस राष्ट्रकूट शासक ने मान्यखेत या मलखेड़ की स्थापना करके उसे राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाई थी? तो अमोघवर्ष ने। अमोघवर्ष प्रथम को नृपतुंग भी कहा जाता है। इसकी अन्य उपाधियां रट भारतंड, वीर नारायण, अतिशय धवल थी। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग व संस्कृत में रत्न मालिका की रचना की। विद्या व साहित्य में उसकी तुलना साहसांक चंद्रगुप्त सेकंड से की गई है और विद्या संबंधी दान व पुरस्कार में अमोघवर्ष को उससे श्रेष्ठ बताया है। आदि पुराण का रचयिता जिनसेन उसका धर्म गुरु था। गणित सार संग्रह का रचयिता महावीराचार्य भी उसके दरबार में था। शाक्टाई ने अमोघवर्ती की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक अपने पिता के अभियानों के समय एक सैन्य छावनी में पैदा हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा शासक अपने पिता के अभियानों के समय एक सैन्य छावनी में पैदा हुआ था? अमोघवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रकूट शासक 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद राज कार्य का अधिकांश भाग अपने पुत्र को सौंपकर स्वयं धार्मिक कार्यों में व्यस्त हो गया? कौन सा राष्ट्रकूट शासक 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद राज कार्य का अधिकांश भाग अपने पुत्र को सौंपकर स्वयं धार्मिक कार्यों में व्यस्त हो गया था? अमोघवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस शासक वंश के समय हुआ? एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण है यह राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब यात्री सुलेमान है जो कौन से राष्ट्रकूट शासक के काल में आया था? तो यह आया था अमोघवर्ष के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 851 ईस्वी में सुलेमान अमोघवर्ष के दरबार में आया। 851 ईस्वी में सुलेमान अमोघवर्ष के दरबार में आया। वह उसके साम्राज्य को विश्व के 4 महान साम्राज्यों में से एक बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के पश्चात किस वंश ने गरुड़ गोल्डन ईगल को अपना राजचिन्ह बनाया? और गुप्तों के बाद कौन से वंश ने गरुड़ को अपना राजचिन्ह बनाया था? तो राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब लेखकों के अनुसार किस राजवंश में स्त्री अपने चेहरे को पर्दे में नहीं ढकती थी? अरब लेखकों के अनुसार कौन से राजवंश में जो स्त्री अपने चेहरों को पर्दे में नहीं ढकती थी? राष्ट्रकूटों की स्त्रियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूटों ने ब्राह्मणीय परंपरा में भरोसा रखते हुए किस धर्म को परिचय दिया था? जैन धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट किन के सामंत थे? राष्ट्रकूट बादामी के, चालुक्यों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की? किस राष्ट्रकूट शासक ने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी? तो अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी कृष्ण थर्ड ने। कृष्ण सेकंड की उपाधियां अकाल वर्ष और शुभतुंग। कृष्ण थर्ड की उपाधियां अकाल वर्ष, वल्लभेंद्र, पृथ्वी वल्लभ, परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर थी। कृष्ण सेकंड की उपाधियां शुभतुंग, वल्लभराज, महाराज परमेश्वर तथा परम भट्टारक जैसी अनेक उपाधियां धारण की। कृष्ण थर्ड ने राज्याभिषेक के समय अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी। ये उपाधियां बताई है दक्षिण भारत का वृहत इतिहास लिखने वाले डॉक्टर एच.एन. दुबे ने। और ये जो कृष्ण सेकंड की उपाधि अकाल वर्ष और शुभतुंग दो उपाधियां बताई थी, ये बताई थी डॉक्टर बलराम श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। सबसे पहले नंबर पर है बेत प्रथम। बेत प्रथम जो काकतीय शासक था। दूसरे नंबर पर है विष्णुवर्धन जो होयसल शासक था। सिंह विष्णु पल्लव शासक और अमोघवर्ष जो राष्ट्रकूट शासक है। बेत प्रथम काकतीय, विष्णुवर्धन होयसल, सिंह विष्णु पल्लव और अमोघवर्ष जो राष्ट्रकूट शासक था। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः कौन से धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से। ए नंबर ऑप्शन। बंबई के पास 5वीं-6वीं शताब्दी में बनी एलिफेंटा की 7 गुफाओं में से 5 शैव व 2 बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ बनी भगवान शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूटों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रकूटों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन है जो गलत है? सबसे पहला कि इंद्र थर्ड ने प्रतिहार राजा महिपाल
फर्स्ट को पराजित किया था। इंद्र थर्ड ने प्रतिहार राजा महिपाल फर्स्ट को पराजित किया, यह सत्य है। कृष्ण थर्ड ने तक्कोलम के युद्ध में चोलों को पराजित किया, यह भी सत्य है। तीसरा कि एलोरा में कृष्ण सेकंड के आदेश से चट्टान काटकर कैलाश मंदिर बनाया गया था। तो कैलाश जो मंदिर बनाया था यह कृष्ण थर्ड के ने नहीं बल्कि यह बनवाया था, कृष्ण सेकंड ने नहीं बल्कि यह बनवाया था कृष्ण फर्स्ट ने। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। कविराज मार्ग का लेखक अमोघवर्ष है, यह भी सही है। तो ए बे और द सही है, 6 नंबर है जो इसका गलत होगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। कविराज मार्ग की रचना अमोघवर्ष नृपतुंग अमोघवर्ष फर्स्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट कला का सुप्रसिद्ध व अत्यंत रमणीय शिव पार्वती परिणय दृश्य कहाँ अंकित है। राष्ट्रकूट कला का सुप्रसिद्ध अत्यंत रमणीय व शिव पार्वती परिणय दृश्य कहाँ अंकित है। एलोरा में, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन दक्कन में उपकृति व कन्निका क्या थे। पूर्व मध्यकालीन दक्कन में उपकृति व कन्निका क्या थे। पारंपरिक कर, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाउंड होता है, गाउंड क्या है। गाउंड ग्राम अधिकारी को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा के स्थापत्य के संदर्भ में, एलोरा के स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन है कि यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं थी, तो ये सही है। यहाँ की गुफाएं बौद्ध, हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित थी, यह भी सत्य है। तीसरा, विश्वविख्यात कैलाश मंदिर गुफा संख्या 10 है, तो तीसरा इसका गलत है। यहाँ का स्थापत्य मुख्यतः बादामी के चालुक्य व राष्ट्रकूट युगीन था। यहाँ का स्थापत्य मुख्यतः बादामी के चालुक्य और राष्ट्रकूट युगीन था, यह भी सत्य है। पांचवा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है यह कृष्ण प्रथम ने बनाया था, यह भी सही है। तो 3 नंबर इसका गलत होगा, 1, 2, 4 और 5, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म, बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफा एक साथ कहाँ विद्यमान है। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान है। एलोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गणितज्ञ महावीर या महावीराचार्य किसके दरबार में थे। तो महावीराचार्य जो अमोघवर्ष के दरबार में थे, अमोघवर्ष, 2 नंबर ऑप्शन। महावीर 9वीं शताब्दी कर्नाटक के एक महान गणितज्ञ थे जो राष्ट्रकूट शासक राष्ट्र अमोघवर्ष नृपतुंग के दरबार में रहते थे। अमोघवर्ष मान्यखेत का शासक था। उसने गणित सार संग्रह नामक पुस्तक की रचना की जिसमें कई प्रकार के गणितीय प्रश्नों का समाधान किया। उसने दीर्घवृत्त के क्षेत्र को परिधि निकालने के लिए एक सूत्र भी प्रस्तावित किया। क्षेत्र निकालने का सूत्र तो गलत साबित हुआ परंतु परिधि का सूत्र ठीक निकला। भास्कर सेकंड 12वीं शताब्दी जो लीलावती नामक ग्रंथ के लेखक थे, एक और महत्वपूर्ण गणितज्ञ थे जिनके लेखन में कलन गणित कैलकुलस के कुछ महत्वपूर्ण विचार निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड को परास्त किया। कौन से राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड को परास्त किया था। तो गोविंद थर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सबसे पहले मान्यखेत, मान्यखेत जो यह राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में जो पल्लव स्थापत्य केंद्र था। तीसरे नंबर पर पुंफार, पुंफार जो एक बंदरगाह नगर था और कोडुमनाल जो व्यापारिक केंद्र था। मान्यखेत राष्ट्रकूटों की राजधानी, महाबलीपुरम पल्लव स्थापत्य केंद्र, पुंफार बंदरगाह नगर और कोडुमनाल जो व्यापारिक केंद्र, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने उज्जैन को जीतकर हिरण्य गर्भदान यज्ञ संपन्न किया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने उज्जैन को जीतकर जो हिरण्य गर्भदान यज्ञ संपन्न किया था। दंती दुर्ग ने, ए नंबर ऑप्शन। राष्ट्रकूट वंश का वास्तविक संस्थापक दंती दुर्ग था। इसकी निसंतान मृत्यु होने के कारण इसके चाचा कृष्ण प्रथम ने शासन संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। कौन जो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट इन तीनों के मध्य त्रिपक्षीय या त्रिकोणात्मक संघर्ष होता। चोल इसमें शामिल नहीं थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में शक्तिशाली हस्तक्षेप करने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक ध्रुव धारावर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
एलोरा की गुफाओं में निम्नलिखित में से कौन सी ब्राह्मण धर्म से संबंधित है? एलोरा की गुफाओं में कौन सी है जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है? तो धूमर लेन और रावण की खाई नामक जो गुफाएं हैं यह ब्राह्मणों से संबंधित है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। 1 और 2 ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रथम बार राष्ट्रकूट प्रतीक में गंगा और यमुना के प्रतीकों को शामिल किया? कौन से शासक ने पहली बार राष्ट्रकूट प्रतीक के अंदर गंगा को और यमुना के प्रतीकों को शामिल किया था? तो यह क्या था? ध्रुव ने। द नंबर ऑप्शन। तो ये थे राष्ट्रकूट वंश से संबंधित कुछ प्रश्न। अब हम इसके बाद करेंगे सेउण देश व देवगिरी के यादव। सेउण देश व देवगिरी के यादव। पहला प्रश्न है कि सेउण के यादव वंश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सेउण के यादव वंश के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? चतुर्वंग चिंतामणि। चतुर्वर्ग चिंतामणि चिंतामणि। द नंबर ऑप्शन। हेमाद्रिकृत चतुर्वर्ग चिंतामणि 1260-70 ईस्वी को यादवों की उत्पत्ति संबंधी जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इस ग्रंथ में इसे चंद्रवंशीय क्षत्रिय कहा गया। इस बात की पुष्टि 13वीं सदी में मराठी संत ज्ञानेश्वर कृत भगवत गीता की मराठी टीका में की गई है। इस ग्रंथ में यादव शासक रामचंद्र को चंद्रवंशी क्षत्रिय उद्घोषित किया गया। चतुर्वर्ग चिंतामणि के अनुसार यह मथुरा के द्वारका तदुपरांत दक्षिणा पथ में जाकर बस गए। उनके द्वारा द्वारका द्वारावती में जाकर चंद्रादित्यपुर चंद्र चंद्रादित्यपुर चंदौर नासिक जनपद में राज्य स्थापना की संपुष्टि उसी राजवंश के 1169 ईस्वी के जारी एक अभिलेख से होती है। जिन परब सूरीकृत नासिक कल्प नामक जैन ग्रंथ से भी यादव वंश का उत्तरी भारतीय मूल से संबंधित होने की बात प्रमाणित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवगिरी के यादवों के ध्वज पर अंकित है। देवगिरी के यादवों के ध्वज पर अंकित है गरुड़। बे नंबर ऑप्शन। यादव शैव व वैष्णव धर्मानुयायी प्रतीत होते हैं। इनके राजकीय ध्वज पर गरुड़ की आकृति तथा कतिपय सिक्कों पर गरुड़ तथा हनुमान की प्रतिमाएं अंकित मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेउण के यादव राजवंश का संस्थापक शासक था। सेउण के यादव राजवंश का संस्थापक सदस्य था दृढ़ प्रहार। ए नंबर ऑप्शन। दृढ़ प्रहार लगभग 860 से 80 ईस्वी। सेउण चंद्र फर्स्ट, दाड़ियप भीलम फर्स्ट, अरे राजिरा वदुंगी या वडिग, धाड़ियस भीलम सेकंड, वेसुगी भीलम थर्ड, यादुरी भीलम फोर्थ, सेउण चंद्र सेकंड, उसके पश्चात एरमदेव सिंहराज सामंत शासक से आगे नहीं बढ़ सके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 307 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सेउण देश के किस यादव शासक की उपाधियां महासामंत, संग्राम राम और यादव नारायण थी? सेउण देश के किस यादव शासक की उपाधियां महासामंत, संग्राम राम और यादव नारायण थी? तो यह उपाधियां थी भीलम थर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेउण देश का एक यादव शासक जो महामंडलेश्वर का विरुद्ध धारण करता था और जिसकी अहमदाबाद जनपद के देवलली से मिली प्रशस्ति में उसकी तुलना विष्णु के वराह अवतार से की गई है, तो वह शासक था सेउण चंद्र सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यादव शासक ने देवगिरी नगर को अपनी राजधानी बनाया? कौन से यादव शासक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था? विलम फिफ्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवगिरी के यादव राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। देवगिरी के यादव राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विलम फिफ्थ। विलम फिफ्थ 1180 से 91। इसके राज्यारोहण के समय चालुक्य शासक सोमेश्वर फोर्थ कमजोर पड़ गया तथा लिंगायत संप्रदाय के अभ्युदय व आंतरिक विद्रोह ने कलचुरियों की शक्ति छीन पड़ गई थी। हेमाद्रि के अनुसार सर्वप्रथम विलम फिफ्थ ने कोंकण के अंतल नरेश से श्रीवर्धन नामक बंदरगाह छीन लिया। उसने प्रत्यंडक को वह सोलापुर के शासक को पराजित किया। विलन के युद्ध मैदान में हत्या की और कल्याणी के शक्तिशाली दुर्ग को जीत लिया। तदुपरांत होयसल नरेश को भी पराजित किया, लेकिन 1191 में होयसल नरेश बल्लाल ने पूरी शक्ति से फिर हमला किया और विलम फिफ्थ को
परास्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवगिरी के निम्नलिखित यादव वंश के सही क्रम क्या है? देवगिरी के यादव वंश के शासकों का सही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएंगे भीलम फिफ्थ। भीलम फिफ्थ जो देवगिरी के ये यादव शासकों का पहला स्वतंत्र शासक था 1180 से 91 तक। दूसरे नंबर पर आएंगे जैतूगी जो विलम फिफ्थ के बाद शासक बने थे 1191 से 1210। तीसरे नंबर पर आएंगे कृष्ण। कृष्ण जो 1246 से 1260 तक शासन किया। और उसके पश्चात आएंगे महादेव जो कृष्ण के पश्चात शासक बने थे 1260 से 70 तक। 3, 2, 1 और 4 6 नंबर ऑप्शन। देवगिरी के यादव शासक भीलम फिफ्थ 1180 से 91, जेतुगी 1191 से 1210, सिंहण द्वितीय 1210 से 47, कृष्ण कृष्ण जो 1246 से 60, महादेव जो 1260 से 70, अम्मन 1270 से 71, रामचंद्र 1271 से 1311, शंकरदेव 1311 12, हरपाल देव 1315 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहला यादव शासक कौन था जो अपने स्वयं के अनुदान और 1000 ईस्वी में जारी किए गए संगमनेर ताम्र प्लेट के लिए जाना जाता था, जिसने अहमदनगर जिले में संगमनेर में निर्मित विजय भरणेश्वर के मंदिर को अनुदान दिया था? तो यह शासक था भीलम सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्वर्ग चिंतामणि। चतुर्वर्ग चिंतामणि के रचयिता हेमाद्रि किस यादव शासक के दरबार में थे? चतुर्वर्ग चिंतामणि के रचयिता हेमाद्रि कौन से यादव शासक के दरबार में थे? महादेव के दरबार में। विद्वान ब्राह्मण धर्मशास्त्री महादेव के सचिवालय व हस्ती दस्ते का महामंत्री था। चतुर्वर्ग चिंतामणि के 4 खंड है, वृत खंड, दस खंड, तीर्थ खंड और मोक्ष खंड। हेमाद्रि ने राजधानी देवगिरी को त्रिलोक्य सारश्री कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भास्कराचार्य का पुत्र जो यादव शासक जेतुगी का दरबारी था। भास्कराचार्य का पुत्र जो यादव शासक जेतुगी का दरबारी था वह था लक्ष्मीधर। जैतूगी ने पर सुप्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य के पुत्र लक्ष्मीधर को परामर्श के लिए दरबार में राजपंडित नियुक्त किया। संकम उसका महाप्रधान मंत्री तथा सेनापति था, जिसके योग्य नेतृत्व में यादवों ने काकतियों पर सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाना दानपत्र 1272 ईस्वी। थाना दानपत्र में किस यादव शासक को मालवों के दीप पुंजों को बुझा देने वाला पर्यवायु कहा? थाना दानपत्र में कौन से यादव शासक को मालवों के दीप पुंजों को बुझा देने वाला पर्यवायु कहा था? महादेव को। परमार नरेश अर्जुन वर्मन सेकंड के समय यादव शासक रामचंद्र ने मालवा पर आक्रमण कर मालव सेना को बुरी तरह पराजित किया। रामचंद्र के थाना दानपत्र 1272 ईस्वी में उसे मालवों के दीप पुंजों को बुझा देने वाला पर्यवायु मालव प्रदीप समन पर्यानिल कहा गया। इसके बाद रामचंद्र ने गुर्जरों के विरुद्ध, हौसलों के विरुद्ध व बाद में उत्तर पूर्व के राज्यों के विरुद्ध अभियान किए। कोंकण व महाइम के सामंतों के ने विद्रोह का दमन कर उसने अपने राज्य को मजबूत किया। रामचंद्र के सुदूर दक्षिण भारतीय अभियानों में व्यस्त होने के समय अलाउद्दीन ने 1294 में राजधानी देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। रामचंद्र ने अलाउद्दीन से संधि कर ली। रामचंद्र ने सल्तनत को नियमित कर देना आरंभ किया। बाद के वर्षों में कर देने से इनकार करने के कारण अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को सेना देकर भेजा, जिसने रामचंद्र को बंदी बनाकर दिल्ली दरबार में पेश किया। युवराज शंकरदेव के द्वारा रामचंद्र की इच्छा के विरुद्ध विद्रोह करने की जानकारी देने पर अलाउद्दीन ने रामचंद्र को छोड़ दिया, वह राज्य लौटा दिया। लगभग 1311 ईस्वी में रामचंद्र के उपरांत उसका पुत्र शंकरदेव शासक बना। शंकरदेव अगले ही वर्ष मारा गया और मलिक काफूर प्रशासक बना। रामचंद्र का दामाद हरपाल देव 1315 से 18 ईस्वी के दौरान शासक रहा था। तो ये थे सेउण देश व देवगिरी के यादव वंश। इसके पश्चात एक और वंश के बारे में हम पढ़ते हैं, वो है काकतीय वंश। काकतीय वंश काकतीय वंश जिसका पहला प्रश्न है कि रुद्रमा या रुद्रमा देवी किस राजवंश की शासिका थी? रुद्रमा देवी जो कौन से राजवंश की शासिका थी? तो काकतीय वंश की शासिका।
रुद्रमा देवी पर एक फिल्म भी बनी हुई है, उस फिल्म को भी आप देखना। ये लगभग 2018 या 19 में बनी थी, रुद्रमा देवी नाम से ही फिल्म है। तो यह फिल्म भी अगर आपने नहीं देखी है तो देखना, इससे भी आपको काफी जानकारियां मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण पतन था? कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण पतन यानी कि बंदरगाह था? तो यह था मोटुपल्ली। रुद्रमा के शासनकाल में मोटुपल्ली एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मार्को पोलो ने इसे मुतफिली के नाम से संबोधित किया। इस बंदरगाह से चीन के शासक कुबलाई खान मंगोल के दरबार के लिए कीमती पत्थर तथा उत्कृष्ट कोटि के हीरे एवं बकरम का निर्यात होता था। मार्को पोलो ने यहाँ की शासिका रुद्रमा की योग्यता, कुशल शासन तथा शांति प्रियता की भूरी भूरी प्रशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजवंश ने कोहिनूर हीरे को शुरुआत में एक मंदिर में प्रतिष्ठापित किया था? किस राजवंश ने कोहिनूर हीरे को जो शुरुआत में एक मंदिर में प्रतिष्ठापित किया था? तो काकतीय राजवंश ने। कोहिनूर हीरे का उत्खनन काकतीय काल में आंध्र क्षेत्र की कोल्लूर खान से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार अव्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएंगे नैनिका या नागानिका, जो सातवां वंश के सातकर्णी फर्स्ट की पत्नी थी, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की। दूसरे नंबर पर इसमें आएगी प्रभावती, जो गुप्त शासक की बहन थी, वाकाटक वंश की शासिका थी। तीसरे नंबर पर आएगा दीदा, जो जिसका संबंध कश्मीर से है। फिर अक्का देवी, और पांचवें नंबर पर आएगा रुद्रमा देवी। द नंबर ऑप्शन नैनिका या नागानिका, सातवां वंश के सातकर्णी फर्स्ट की पत्नी, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, वह वाकाटक शासक, चौथी शताब्दी के अंत व पांचवी शताब्दी के आरंभ में। दिद्दा, कश्मीर के लोहार वंश के शासक की बेटी, जिसका कश्मीर के यशशंकर वंश में विवाह हुआ। इसने स्वयं यशशंकर वंश का शासन संभाला था 980 से 1003 ईस्वी के मध्य। अक्का देवी, अक्का देवी जो कल्याणी के चालुक्य शासक जयसिंह थर्ड, जयसिंह सेकंड 1015 से 1042 की बहन थी और किस्सुकाडु क्षेत्र की राज्यपाल थी। अभिलेखों में इसे लक्ष्मी का अवतार तथा भैरवी दुर्गा के समान साहसी बताया गया है। रुद्रमा देवी जो काकतीय वंश की शासिका रही थी 1262 से 1289 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वारंगल के काकतियों का अंतिम शासक कौन था? वारंगल के काकतियों का अंतिम शासक कौन था? प्रताप रुद्र। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काकतीय शासकों का सही कालक्रम क्या है? निम्नलिखित काकतीय शासकों का सही कालक्रम, तो इसमें सबसे पहले महादेव, महादेव के पश्चात गणपति देव, गणपति देव के पश्चात उनकी पुत्री रुद्रमा देवी, और फिर प्रताप रुद्र सेकंड। द नंबर ऑप्शन। काकतीय वंशों के शासक बेत प्रथम, प्रोल प्रथम, बेत सेकंड, दुर्गनपति और प्रोल सेकंड। स्वतंत्र काकतीय शासक जिसमें रुद्रदेव या प्रताप रुद्र प्रथम 1150 से 96, प्रोल सेकंड का पुत्र था। महादेव जो रुद्र से देव का भाई था। गणपति देव 1199 से 1261 और रुद्रमा 1261 से 89, यह गणपति की पुत्री थी। प्रताप रुद्र सेकंड 1289 से 1323, रुद्रमा का दोहित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकतीय प्रारंभ में किनके सामंत थे? काकतीय प्रारंभ में किनके सामंत थे? चालुक्यों के सामंत। काकतीय वंश के शासक पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। प्रोल प्रथम सोमेश्वर प्रथम का सामंत था, जिसने सोमेश्वर ने अनु अनुमकोंड का शासक नियुक्त किया। प्रोल प्रथम सेव था और उसने सेवाचार्य गुरु रामेश्वर को एक ग्राम दान देकर उसका नामकरण शिवपुर कर दिया। प्रोल प्रथम ने केसरी की उपाधि धारण की और जगत केसरी नामक एक जलाशय का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजार स्तंभ मंदिर का अनुमकोंड अभिलेख, हजार स्तंभ मंदिर का अनुमकोंड अभिलेख 1162 ईस्वी का किस काकतीय शासक के काल का है? रुद्रदेव का। हजार स्तंभ मंदिर तेलंगाना के वारंगल में हनामाकोंडा नामक स्थान पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काकतीय शासक की यादव नरेश जेतुगी ने युद्ध मैदान में हत्या कर दी? किस काकतीय शासक की यादव नरेश जेतुगी ने युद्ध मैदान में हत्या कर दी थी?
रुद्रदेव की। ए नंबर ऑप्शन। रुद्रदेव और महादेव, रुद्रदेव और महादेव जो दोनों ही यादव शासक जैतूगी के संघर्षों में मारे गए थे। महादेव के यादवों के साथ युद्ध में न सिर्फ महादेव मारा गया, अपितु उत्तराधिकार गणपति देव को भी कैद कर लिया। इस दौरान महान सेनापति रेचल रुद्र ने काकतीय राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा की। 1199 में गणपति को रिहा कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्रमा रुद्रमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन है। पहला कि प्रताप चरितम पुस्तक में रुद्रमा के बारे में जानकारी मिलती है, तो यह सही है। दूसरा कि उसने यादव शासक महादेव से युद्ध किया था, यादव शासक महादेव से युद्ध किया था, यह भी सत्य है। यह राज दरबार में पुरुष वेश धारण करती थी, यह भी सत्य है। उसका विवाह यादव वंश सिंहन से हुआ था, तो इसका विवाह यादव वंश सिंहन से नहीं बल्कि इसका विवाह चालुक्य वंश वीरभद्र से हुआ था। द नंबर ऑप्शन इसका गलत है, ए ब और स सही है। और रुद्रमा गणपति देव की पुत्री थी। गणपति ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसका विवाह चालुक्य वंशीय वीरभद्र से हुआ। वह पुरुष वेश में सिंहासन पर बैठती थी और उसने रुद्रदेव के नाम से संबोधित किया जाता था। उसने सेउण के यादव शासक महादेव को परास्त कर देवगिरी में विजय स्तंभ स्थापित किया। हालांकि यादव अभिलेखों में महादेव द्वारा रुद्रमा को पराजित करने का उल्लेख है, जबकि काकतीय अभिलेखों में रुद्रमा को विजयी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काकतीय शासक ने वेलम जाति के 77 नायकों को किस काकतीय शासक ने वेलम जाति के 77 नायकों को चुनकर उन्हें वारंगल किले में 77 बुर्जों की सुरक्षा का दायित्व सौंपा था, तो प्रताप रुद्र ने। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काकतीय शासक ने नीतिसारम नामक ग्रंथ लिखा। किस काकतीय शासक ने नीतिसारम नामक ग्रंथ लिखा था। रुद्रदेव ने। रुद्रदेव जिसे प्रताप रुद्र प्रथम भी कहा जाता है। तो ये था काकतीय वंश। इसके पश्चात अंतिम एक वंश और बचता है होयसल वंश। होयसल वंश जिसके 8 क्वेश्चन ही है, तो इस होयसल वंश के साथ ही इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। तो होयसल वंश, होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र को वर्तमान में कहा जाता है। होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। वारंगल। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र के अवशेष कर्नाटक के हलेबीडु या हलेबीडु से पहचाने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित होयसल शासकों का सही क्रम क्या है। निम्नलिखित होयसल शासकों का सही क्रम क्या है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएंगे विनयादित्य। विनयादित्य विनयादित्य के पश्चात बलाल फर्स्ट, फिर विष्णुवर्धन और सबसे जो अंतिम शासक थे वो थे वीरबलाल फोर्थ। द नंबर ऑप्शन। होयसल वंश का प्रथम शासक साल 1022 से 47 ईस्वी तक था, जिसे नृपकाम भी कहा जाता है। इसके पश्चात विनयादित्य 1045-47 से 95 तक, एरेंग या एरियंग, फिर बलाल फर्स्ट, उसके पश्चात विष्णुवर्धन या बिटिंग, फिर वीर नरसिंह फर्स्ट, वलाल सेकंड, नरसिंह सेकंड, सोमेश्वर, नरसिंह थर्ड, वलाल थर्ड और वलाल फोर्थ शासक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो होयसल वंश का अंतिम शासक था वलाल फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस होयसल शासक ने यादव नरेश भिलम फिफ्थ के विरुद्ध युद्ध लड़े। किस होयसल शासक ने यादव नरेश भिलम फिफ्थ के विरुद्ध युद्ध लड़े थे। वल्लाल सेकंड ने। बे नंबर ऑप्शन। किस होयसल शासक ने पांड्यों के विरुद्ध सफल अभियान के बाद शनिवार सिद्धि की उपाधि धारण की। किस होयसल शासक ने पांड्यों के विरुद्ध सफल अभियान के बाद शनिवार सिद्धि की उपाधि धारण की थी। वलाल सेकंड ने। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस होयसल शासक ने चालुक्यों के औपचारिक सामंतत्व को त्याग कर स्वयं को पूर्ण स्वतंत्र सार्वभौम सत्ता संपन्न शासक घोषित किया और समस्त भुवनाश्रय की उपाधि धारण की। किस होयसल शासक ने चालुक्यों के औपचारिक सामंतत्व को त्याग कर स्वयं को पूर्ण स्वतंत्र सार्वभौम सत्ता संपन्न शासक घोषित किया और समस्त भुवनाश्रय की उपाधि धारण की थी, तो यह की थी वलाल सेकंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरबलाल सेकंड ने किस शासक की सहायता हेतु वीरबलाल सेकंड ने
किस शासक की सहायता हेतु अपने पुत्र नरसेन द्वितीय को सेना देकर भेजा था? तो यह भेजा था राजराज थर्ड ने, राजराज थर्ड, बे नंबर ऑप्शन। होयसेल नरेश ने कुलोत्तंग के उत्तराधिकारी चोल नरेश राजराज थर्ड द्वारा पांड्यों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में अपने वीर पुत्र युवराज नरसिंह सेकंड के नेतृत्व में होयसेल सेना देकर भरपूर सहायता किया। इसमें होयसेल तथा चोल सेनाओं ने पांड्य समर्पित अडिगमान तथा बाण राज्यों को आक्रांत करने में सफलता प्राप्त की। वीर वल्लाल ने इस विजय के उपलक्ष्य में 1217-18 में चोल राज्य प्रतिष्ठाचार्यम तथा पांड्य राज केसरी विरुद्ध तथा उसके पुत्र वीर नरसेन द्वितीय ने चोल कुलरक्षम, मगध, मगधारी पाल निर्मूलक और चोल स्थापक, पांड्य खंडन आदि उपाधियां धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस होयसेल शासक के काल में मलिक काफूर ने द्वार समुद्र पर आक्रमण किया? किस होयसेल शासक के काल में मलिक काफूर ने द्वार समुद्र पर आक्रमण किया था? बल्लाल थर्ड के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है कि कर्नाटक के वेलूर में चनकेश्वर मंदिर का निर्माण किस होयसेल शासक ने करवाया था? कर्नाटक के वेलूर के चनकेश्वर मंदिर का निर्माण कौन से होयसेल शासक ने करवाया था? विष्णुवर्धन ने, बे नंबर ऑप्शन। विष्णुवर्धन के समय 1117 ईस्वी में निर्मित चनकेश्वर मंदिर शिखर विहीन है। हलेबीडु स्थित शिव को समर्पित होयसलेश्वर मंदिर भी विष्णुवर्धन के समय बनना शुरू हुआ और वल्लाल सेकंड के समय पूर्ण हुआ। होयसल काल में ही बना केशव मंदिर कर्नाटक के मैसूर जिले के सोमनाथपुरम में स्थित है। इन मंदिरों को 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची, भारत के 42वें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो इसी के साथ ही आज का यह चैप्टर समाप्त होता है। आज के इस चैप्टर में हमने पढ़ा था राष्ट्रकूट वंश के बारे में, सेउण देश व देवगिरी के यादव, काकतीय वंश और होयसेल वंश। इसके साथ ही पिछले 3 दिनों से चल रही यह 13वां चैप्टर जो दक्कन और दक्कन भारत के राजवंश, जिसमें चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल, राष्ट्रकूट, इन सभी वंशों के बारे में पढ़ा, यह समाप्त, आज की क्लास ये समाप्त होती है। इसके पश्चात हम कल की क्लास में पढ़ेंगे 14वां चैप्टर, जिसमें विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार। अगर आपको हमारे ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के अंदर। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।